हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 6 से और 8 तक की बुक को हम एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली बुक जो हम कर रहे हैं वो है हमारे अतीत। ये इतिहास की बुक है जिसमें पहला लेसन हमने कर लिया था और आज सेकंड लेसन है जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। सारी बुक हम यहाँ ईवीएस की एसएसटी की जितनी भी बुक है वो सभी हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या है। देखिए, जैसे कि लेसन के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, अर्थात पहले आखेट करके शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे इंसान, और उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आते गए और उन्होंने भोजन का उत्पादन शुरू किया, उन्होंने अन्न उपजाना शुरू किया। तो ये सफ़र कैसा रहा, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में ही इस लेसन में बताया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तुषार के बारे में बता रहे हैं। ये तुषार है और तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। कहाँ जा रहा था? चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। बाहर से उसे क्या क्या दिखाई दे रहा था कि दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा पेड़ पौधे घर खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। तो रेल की यात्रा लगभग 150 साल पहले ही शुरू हुई है और बस तो इसके भी कुछ दशक बाद में आई है। तो तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे, और अगर यात्रा करते थे तो कैसे करते थे। तो इसी के बारे में आरंभिक मानव के बारे में बता रहे हैं कि वे इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, क्या कारण था कि वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। इसमें बता रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, होता क्या था, वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो इसके लिए ही जब ये सामान ये इकट्ठा किया करते थे, आखेट किया करते, आखेट अर्थात शिकार किया किया करते थे, तो इसी के नाम पर इनका नाम आखेटक और खाद्य संग्राहक पड़ा। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, सीटेट में भी पूछा गया है कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, और ऐसा करने के कई कारण भी रहे हैं। जैसे कि पहला कारण तो ये है, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते थे तो आसपास के पौधे फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अब दूसरा कारण अगर यहाँ देखा जाए तो है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे दूसरी जगह पर जाया करते होंगे। तो ये कारण था जो यहाँ बताया है कि कैसे क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तीसरा कारण यहाँ बताया है, पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है और पानी झील झरने और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में बारिश के पानी के जो बारिश होती है तभी पानी मिल पाता है, तो इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग जब किसी मौसम में वे नदियाँ सूख जाती थी तो पानी की तलाश में भी दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ता था। अब है आरंभिक अभी तो हमने जाना कि वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते क्यों थे। अब है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे होती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं।
कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डी और मांस को काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल को उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डी या लकड़ी के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ी का उपयोग किस में किया जाता था? वो किया जाता था ईंधन और झोपड़ियाँ बनाने में, और औजारों को बनाने में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ औजार दिखाए गए, पत्थर से बनाया है जिससे ये कपड़े की सिलाई हो रही है, और ये यहाँ मिट्टी खोदने का कार्य कर रहे हैं इस पत्थर से। इसके बाद है रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देख लो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। चलिए देखते हैं एक बार मानचित्र को। देखिए इसमें जो भी रेड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जहाँ पर भी, ये सारे वे स्थल है जहाँ पर इनके रहने की जगह जो पूरा स्थल है वो प्राप्त हुए हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्थान दिए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। तो आप ये देख चुके होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। भीमबेटका यहाँ दिया है, भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, ये कहाँ पर है? चलिए एक बार इसे भीमबेटका को देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये है जगह भीमबेटका जिसके बारे में बात हो रही है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। वर्तमान में इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के, जो नर्मदा नदी की घाटी है, उसके पास है। चलिए अब यहाँ से भीमबेटका के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, इसलिए ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ इन्हें अच्छे पत्थर मिल सकें। और देखिए कैसे ये शैल चित्रकला है एक, जिसमें इस हिरण का शिकार करते हुए ये पीछे भाग रहा है शिकारी। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए ये कैसे गुफाएं बनाकर रहते थे। अब पुरा स्थल के बारे में जान लेते हैं। पुरा स्थल क्या है? तो ये पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जहाँ ये पहले रहते थे और लेकिन अब केवल अवशेष बचकर रह गए हैं उन इमारतों के, जो ये पहले औजार बर्तन यूज किया करते थे, बाद में वे टूट गए तो उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया। तो उनके अवशेष जहाँ से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें ही कहते हैं पुरा स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में अलग अलग अध्यायों में भी आगे बताया जाएगा। आगे है आग की खोज। आग की खोज कब हुई इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद कुरनूल गुफा को देखिए, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ये कुरनूल गुफा कहाँ है? चलिए इसे भी देख लेते हैं एक बार मानचित्र में। ये रही कुरनूल की गुफा। देखिए यहाँ पर यहीं से आग जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे नाम और तिथियों के बारे में जानकारी दी है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। जो शुरू का काल है आरंभिक काल, उसे किस नाम से जाना जाता है? पुरा पाषाण काल के नाम से। ये दो शब्दों से बना है, पुरा अर्थात प्राचीन और पाषाण अर्थात पत्थर।
यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि प्राचीन काल में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम पुरापाषाण काल रखा है। और इसका समय क्या है? पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो जो पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है वो कितना है? 20 लाख से 12,000 साल के बीच का जो समय है उसे ही पुरापाषाण काल कहा गया है। इस काल को भी 3 भागों में बांट दिया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग जो 99% कहानियां हैं वो इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ अर्थात मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसका समय कितना है? 12,000 से 10,000 साल के बीच का। तो ये पुरापाषाण काल जहाँ 20 लाख से 12,000 साल पहले तक है, वहीं मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथ 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के जो औजार थे आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस समय में भी पाए जाते थे। अगला युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है और इस युग को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग का क्या मतलब होगा? अर्थात नया युग, नए पत्थरों का युग। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं आगे, चलिए ये तो यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि टाइम पीरियड के बारे में। पहले पुरापाषाण काल जो 20 लाख से 12,000, फिर मध्य पाषाण काल आता है जो 12,000 से 10,000 के बीच का टाइम पीरियड रहा है, और इसके बाद जो 10,000 से बाद का टाइम है उसे किस में कहा गया है? उसे कहा गया है नवपाषाण युग में। बदलती जलवायु क्या है इसमें देखते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे क्या हुआ? हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जो जानवर इस घास पर निर्भर करते थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि घास खाकर ही जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इसके बाद देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में बात हो रही है। कैसे पशुपालन की शुरुआत होती है? इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना भी सीख लिया होगा, और जैसे ही इन्होंने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया, उसका भंडारण करना सीखा, तो धीरे धीरे वे क्या बन गए? कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया और उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन था? वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो वो था कुत्ता। कुत्ते का पूर्वज था, जंगली पूर्वज था जिसे पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से की सुरक्षा क्या करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे कृषक के साथ ही पशुपालक भी बन गए। चलिए आगे देखते हैं बसने की प्रक्रिया। अब बसने की प्रक्रिया में क्या है? कैसे एक जगह रहना शुरू किया? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। तो किसे कहते हैं? पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही कहते हैं बसने की प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। जैसे
लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाला अनाज पैदा होता हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। अभी भी आप देखते होंगे, जब भी हम कोई भी बीज बोते हैं तो ध्यान देते हैं, जो बीज मोटा होता है, अनाज के जो दाने मोटे होते हैं उन्हीं को बोते हैं ताकि इनसे अच्छी उपज ली जा सके, और जो बारीक दाने होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देख पाते हैं कि जो जानवर पाले गए तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे अलग होते गए, भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत और सींग होते हैं वो छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। तो सबसे प्राचीन फसलें कौन सी है? गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद क्या आती है? वो आती है भेड़ और बकरी। चलिए आगे देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली। अनाज के, देखिए यहाँ अनाज के उपयोग बताए गए हैं किस किस रूप में होते हैं, और इधर है नवीन जीवन शैली के बारे में। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर टिक कर रहना पड़ा, और बीज बोने से लेकर फसल कटने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल होते हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। यही कारण है कि जब उन्हें फसल के लिए, अपने जानवरों के लिए वहीं रुकना पड़ा, तो उन्होंने एक ही जगह पर अपने मकान, अपने जो घर थे वो बनाए और एक ही जगह पर रहना शुरू किया। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। ये देखिए यहाँ आप आगे एक बार से देख लेते हैं। अनाज का किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा, और इसमें उन्होंने अपने इस भोजन को संग्रह किया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखिए इसका क्या अर्थ है? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, और दूध जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इसलिए इन्हें चलते फिरते खाद्य भंडार कहा गया है, क्योंकि इनसे हम साथ के साथ ही अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आओ आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करें। देखिए जो अभी ऊपर मानचित्र 2 था वो हमने देखा। क्या इसमें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं, और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम उत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये देखिए एक बार देख लेते हैं। ये रहे, देखिए जहाँ भी ये नीले वर्ग बने हुए आपको दिखाई देंगे, ये सभी बता रहे हैं इनके पशुपालक और कृषक के साक्ष्य। और इसमें यहाँ कश्मीर में बुर्ज होम, इधर पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ है ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये उन बिंदुओं को दर्शाते हैं जहाँ कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, और ये पूरे भारत में, पूरे उपमहाद्वीप में प्राप्त हुए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं।
इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, स्थायी जीवन की ओर। अब ये स्थायी जीवन की ओर मानव कैसे बढ़ा है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये बुक्स इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें छोड़ने का तो कुछ है ही नहीं। अगर आप ये सोच ले कि बुक्स पढ़ते टाइम इनमें से केवल कुछ ही पॉइंट्स नोट कर ले और बाकी छोड़ दे। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है जितना भी 2 लेसन पढ़े हैं और उसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं जो नोट्स करने लायक। अगर आप इनमें से नोट्स बनाओगे ना तो हर पेज हर लाइन से ही आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लें। 2 बार पढ़ लेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आगे दिया है इसमें, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम जो कि वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। गर्तवास क्या थे? जो ज़मीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर बनाते थे उन्हें गर्तवास कहा गया है। कहाँ पाए जाते थे? ये पाए जाते थे कश्मीर के बुर्जहोम में। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर ये खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल के बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए, कुछ औजार यहाँ पर दिखाए गए हैं और ये नवपाषाण युग के हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे और इसके साथ ही अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपड़े बुनने के लिए उन्हें कपास जैसे पौधे उगाने शुरू किए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है कि सभी जगह एक जैसे ही परिवर्तन हो। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण दिया है मेरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेरगढ़ के बारे में बता रहे हैं। अभी बताया था मेरगढ़ कहाँ था, वो आधुनिक पाकिस्तान में। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है और ये संभवतः वही स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों की यहाँ हड्डियाँ मिली हैं, जिनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए कैसे यहाँ ये मृतक है और इसके साथ ये सामान रखा गया है। इसके बाद दिया है अन्यत्र में, यहाँ फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। देखिए, अन्यत्र में ज़्यादातर ये दूसरे जो विदेशी इतिहास है उसके बारे में दिया होता है। यहाँ बताया गया है फ्रांस के बारे में। एटलस में फ्रांस को ढूंढो।
फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। देखिए यहाँ जो चित्र दिखाया गया है ये है फ्रांस की एक गुफा का। और इस पुरास्थल की खोज 100 साल पहले ही हुई है और की किसने थी? 4 स्कूली छात्रों ने। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। देखिए कितने पुराने चित्र है ये। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं जैसे कि जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअर को गहरीले चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। देखिए कितने चमकीले ये रंग है यहाँ पर। इन रंगों को कैसे बनाया जाता था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो यहाँ हमने देखा कैसे ये चित्र बनाए गए हैं फ्रांस की गुफाओं में। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। अब एटलस में तुर्की के बारे में बता रहे हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी यहाँ पर और इनका उपयोग भी किया जाता था, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोढ़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो ये देखिए कैसे अलग अलग जगहों से यहाँ सामान लाया जाता था। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का भी विकास नहीं हुआ था, तो कैसे लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। चलिए अब आगे यहाँ पर ये लेसन अब हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आज हमने सेकंड लेसन कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन को यहाँ लेकर आएंगे। चलिए एक बार यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जिनमें कुछ तिथियाँ दी गई हैं, इन्हें और देख लेते हैं। जैसे कि मध्य पाषाण युग का समय क्या था? 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? वो हुआ था 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 10,000 साल पहले। मेरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? लगभग 8,000 साल पहले। और यहाँ पर पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड नहीं दिया है, वो क्या था हमने आपको बताया भी कई बार है। 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक टाइम पीरियड रहा है पुरापाषाण काल का। तो फ्रेंड्स चलिए इसके साथ ही ये लेसन तो कंप्लीट हो जाता है। आगे के लेसन हम आगे के पार्ट्स में करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।